सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना सिंह एम्स पटना में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हूँ। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा 4th ऑनलाइन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसमें सबसे पहले मैं नैबी के प्रेसिडेंट लुधियाना से डॉक्टर संजीव उप्पल सर का स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर संजीव उप्पल सर देश के जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं और लुधियाना के मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल में सीईओ की तरह कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेरे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के मेरे सहयोगी डॉक्टर राज मानस भी जुड़े हुए हैं, जो कि एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी दर्शकों को विदित है कि यह कार्यक्रम हम हर 15 दिन पर लेकर के आते हैं और रविवार को दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में इसका टेलीकास्ट करते हैं। फेसबुक के माध्यम से हम आम जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के 4th ऑनलाइन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का विषय है सर्दियों में होने वाले जलने की दुर्घटनाओं से बचाव और उनके उपाय। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास स्पीकर के तौर पर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से प्लास्टिक सर्जरी की फॉर्मर एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर सीमा रेखा देवी मैडम मौजूद हैं। I welcome you, ma'am, on behalf of all NABI executive members. धन्यवाद मैडम ना सिर्फ बर्न के मरीजों के ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में अपने लंबे करियर में बहुत ही तत्परता से जुड़ी हुई हैं, बल्कि बर्न से जुड़े जितने भी जागरूकता कार्यक्रम हैं, चाहे वो उनके शहर में हो या राज्य में, देश विदेश में, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती रही हैं, ऑर्गेनाइज भी करती हैं और वक्ता के तौर पर भी जुड़ती हैं। कार्यक्रम के मॉडरेटर के तौर पर हमारे साथ लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर भटनागर सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकुर भटनागर सर नैबी के पास्ट में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं और बर्न के क्षेत्र में बहुत ही लगन और मेहनत से मरीजों के इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल्सो डॉक्टर अंकुर भटनागर सर। डॉक्टर सीमा रेखा देवी मैम हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स एसोसिएशन की पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उप्पल सर से आग्रह करती हूँ कि वो इस विषय के बारे में थोड़ा बताएं कि ऐसा टॉपिक हमने क्यों चुना और सर्दियों में क्या जलने की दुर्घटनाएं में वृद्धि हो जाती है, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सो थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर संजीव उप्पल सर। नमस्कार। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया जो कि एक ऐसी संस्था है हमारे देश में जिसमें जलने का इलाज करने वाले, जले हुए पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने वाले सभी लोग जुड़े रहते हैं। इसमें प्लास्टिक सर्जन्स, जनरल सर्जन्स इसके बेसिक मेंबर्स हैं और एसोसिएट मेंबर्स के रूप में बहुत सारे नर्सेज, टेक्नीशियंस और बाकी के लोग इस संस्था से जुड़े हैं। कुछ देर पहले से हम ये संस्था को, आजकल क्योंकि कोविड है और हम फिजिकल मीटिंग्स, लोगों में जाकर इस तरह की मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार शुरू किए, तो हमने नेबी वेब सीरीज का नाम दिया है। और हर अल्टरनेट संडे, मतलब हर 15 दिन में जो संडे आए, उसमें हम अपने लोगों तक, अपनी जनता तक ये मैसेज लेके जाते हैं कि किस तरह बर्न्स होते हैं, किस तरह हम उससे बच सकते हैं कि जले नहीं, और अगर जल जाएं, भगवान ना करे, तो हम उसका क्या इलाज करते हैं। तो ये जो सारी एक साइंस थी, जो कि ये साइंस हम आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। हमारा इसका मकसद जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स का ये रहा है कि कम से कम लोग हिंदुस्तान में, हमारी कंट्री में जलें और कम से कम उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़े।
तो बहुत बहुत हमारे सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी का जो आज का टॉपिक रखा गया और जिसमें हमारे कंट्री के दो बहुत ही महारत हासिल जो हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर सीमा रेखा देवी गुवाहाटी से और डॉक्टर अंकुर भटनागर लखनऊ से हैं, वो दोनों इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, डिस्कशन को। तो जो सर्दियों में बर्न्स का ये हमने टॉपिक रखा इस बार, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और कहीं कहीं पे आने को तैयार हैं, और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में ऑलरेडी सेट इन हो चुकी हैं। तो सर्दियों से बचाव के लिए जो हम आमतौर पे जो तरीके यूज करते हैं, जैसे हम अपने ब्लोअर्स लगा लेते हैं, हीटर्स लगा लेते हैं कमरे में, या किसी किसी के फायर प्लेस बना होता है, आग जला लेते हैं, और बाहर बैठ के भी आग के आसपास बैठते हैं। गर्म पानी से नहाते हैं तो हम गीजर का काफी यूज करते हैं, और कई बार गीजर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, देसी तरीका जिसको बोलते हैं, कोई बाल्टी में अपने ब्लेड डाल के 2 तारें लगा देते हैं, या एक हीटर आते हैं जो बाल्टी में इमर्शन रॉड्स कहते हैं जिसको, वो लगा देते हैं और प्लग लगा देते हैं। और इस तरह किसी किसी जिसको एक टोटली अनसाइंटिफिक, एक बेवकूफी भरी चीज कही जाती है कि हम रात में सोते हुए अपने कमरे में दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंगीठी रख लेते हैं कोयला जला के, और सुबह पता लगता है कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा, बाहर से लोग खड़का करते हैं, तो अंदर जो लेटे लेटे ही नींद में ही इस तरह के सीन में कई बार मौत भी हो जाती है। और कई बार हमारे कुछ हिस्से हैं जो बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर है या जम्मू रीजन है या लद्दाख है या हमारे कुछ उत्तराखंड के एरिया है, जहाँ पे लोग एक बाहर निकलते हैं तो अपने कोट के अंदर एक छोटी सी अंगीठी की तरह की चीज होती है, उसमें कोयला डाल के अंदर रख लेते हैं पेट के पास, और बड़े सारे इसमें देखा गया कि पेट में भी इस तरह के बर्न्स होते हैं, कपड़ों में आग लग जाती है। या हम सोते हुए कोई हीटर अपने बिल्कुल इतने करीब रख लेते हैं बेड के कि रात में सोते होते हमारी रजाई या चादर नीचे को गिरती है और वो हीटर से आग पकड़ लेती है। या फिर जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल्स में करते हैं, प्लग लेने के लिए नहीं जाते और मुंह से तार छील के तार ही सीधी प्लग में घुसा देते हैं, वो लूज वायर रहती है और उसकी, क्योंकि हीटर की वोल्टेज बहुत होती है, वो उसमें स्पार्किंग होती रहती है, और जब हम सोए होते हैं तो स्पार्क से आग। तो या हम, ऐसा होता है कि बच्चे को नहलाने के लिए हमने गर्म पानी बाल्टी में इकट्ठा किया और हम पानी पहले से मिलाना भूल जाते हैं, और बाई चांस ही बच्चा या खुद बाल्टी में छलांग लगा देता है, या हम वो लोटा पानी का लेके उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। तो या हम एक तरह से, कई बार हमारे हीटर जो है बाथरूम के अंदर लगे होते हैं और वो हीटर किसी तरह मेल फंक्शन होके ओवरफ्लो करने लग जाता है और हम उस वक्त नहा रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर गर्म पानी गिर सकता है। या आजकल गैस हीटर का चलन चला है, जो गैस हीटर बाथरूम्स के अंदर लगे रहते हैं, उनमें से कई बार गैस लीक हो जाती है और हम नहाते नहाते ही हमें अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। सो बहुत तरह के इस तरह के जो जलने के हादसे होते हैं सर्दियों में ज्यादा होती हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गर्मियों से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन काफी इस तरह के हादसे जिसमें कि लोगों को ख्याल भी नहीं होता कि उनके साथ ये हादसा हो सकता है। तो एक नॉलेज देने के लिए कि किस तरह सर्दियों में बर्न्स होते हैं, किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह की प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं, और अगर हमें इस तरह के बर्न्स होने का, या जो एक तरह से इनहेलेशन बर्न सिर्फ हुआ, बाहर बॉडी पे कोई जलन नहीं हुई, लेकिन जैसे हमने सोचा अंगीठी रखी थी या कोई गैस से हो गया, उस वजह से हमें जो व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, तो उनको इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेके आज डॉक्टर अंकुर भटनागर हमारे साथ मॉडरेटर के तौर पे काम करेंगे और डॉक्टर सीमा मेन स्पीकर रहेंगी, वो आपस में डिस्कशन भी करेंगे। डॉक्टर अंकुर भटनागर हमारे साथ हैं, ये लखनऊ SGPGI जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहां पे कार्यरत हैं, और पिछले 14 साल से ये एज बतौर सीनियर प्लास्टिक सर्जन और कंसल्टेंट और टीचर आगे भी ये प्लास्टिक सर्जन को पढ़ाते हैं, और इनका ये डिपार्टमेंट सेट करने में बहुत योगदान रहा। जो इनका स्पेशल फील्ड बर्न्स में ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन एक जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उसके लिए इनका नाम सारे देश में रिसर्च में काफी आगे है। और भी ये एक तरह के, इन्होंने जो कई लोगों के कान नहीं होते, तो कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने एक पिन्ना जो डेवलप किया है, जो कि आगे आने वाले टाइम में
एक कॉमन सर्जरी बन जाएगी और जिनके कान नहीं होते कान बन जाएंगे। इनका एकेडमिक इंटरेस्ट बहुत है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इलाज के लिए मशहूर होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं जिनकी ख्याति होती है कि लोगों में इनके हाथ में शफा बहुत है, ये तो अपना हाथ ही लगा दे तो मरीज ठीक हो जाता है। तो ये दोनों चीजें तो उनमें हैं, लेकिन कुछ एक डॉक्टर होते हैं जो रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब जो इस तरह की चीजें ढूंढते हैं कि आगे आने वाले इलाज में सहूलियत हो जाए, लोगों को बेनिफिट मिले। तो उसमें डॉक्टर अंकुर का नाम कुछ लोगों में, जो इंडिया में हमारे कुछ लोग रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में लगे हुए हैं, उनमें डॉक्टर अंकुर का नाम आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अंकुर से कि प्रोग्राम को आगे लेके जाएं। और सबसे पहले हमारी जो आज की स्पीकर हैं, जो कि इंडिया में से कुछ गिने चुने नाम अगर हम सोचें कि प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं, बर्न्स में आते हैं, तो उनका नाम जरूर उन लोगों में आता है। तो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। और थोड़ा टाइम का हम जरूर ख्याल रखेंगे, लोग चाहते हैं कि विद इन 1 आवर हम खत्म करें डिस्कशन। डॉक्टर अंकुर प्लीज। डॉक्टर अंकुर, आपका वो ऑडियो डिसेबल है। डॉक्टर वीना, उनका ऑडियो ऑन करना है। थैंक यू उपल सर। और आवाज आप साफ आ रही है आवाज सर? गो अहेड प्लीज। हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज जी, ठीक साफ है, आ रही है? हाँ साफ आ रही है सर, चलिए करिए। ठीक है। तो धन्यवाद उपल सर, आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं आपकी टीम और पूरी नैबी का, जो नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इन इंडिया है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना। और नैबी पिछले कई वर्षों से बर्न प्रिवेंशन में और बर्न इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और शायद हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में भी एक अपनी तरह का एक एसोसिएशन है जो कि फुली डेडिकेटेड है इसके लिए, और काफ़ी अच्छा। और इस समय जो नेशनल बर्न्स प्रोग्राम है वो इन्हीं नैबी के सदस्यों के काम की वजह से, उनके प्रेजेंस की वजह से ये जो नेशनल बर्न प्रोग्राम आज हमारे सिस्टम में आया है। और तो हम लोग फटाफट अब शुरू करते हैं अपना, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो इसके लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सर्दियों में होने वाली जलने की जो समस्या है उससे बचाव, उसके बारे में। तो आज नैबी ने जिनको चुना है इस प्रोग्राम में उसके बारे में बात करने के लिए, वो हमारे जो हम लोग नैबी के जो सदस्य हैं उनके लिए तो कोई भी नए नहीं है, पर हाँ, जो हमारे दर्शक हैं पूरे वर्ल्ड से और फेसबुक से हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, उनको ये बताने की जरूरत है कि ये है प्रोफेसर सीमा रेखा देवी। प्रोफेसर सीमा रेखा देवी गुवाहाटी से हैं, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट से हैं। और लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ही सब प्लास्टिक सर्जन या बर्न टीचर नहीं है, ये पूरे देश की हैं। ये हमारे नैबी की पास्ट प्रेसिडेंट रही हैं, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। और बहुत ही इनका जो योगदान बर्न और प्लास्टिक सर्जरी की, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में उसको डेवलप करने का, उसको एक लेवल पे पहुंचाने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही में एक स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसकी भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वहां पर। स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट क्लेफ्ट लिप पैलेट, जो तालू कटे पेशेंट्स हैं उनके बारे में है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने वहां पर पूरा ये क्लेफ्ट प्रोग्राम और बर्न प्रोग्राम स्टैब्लिश किया है। इसके अलावा ये जो आपकी क्लेफ्ट लिप सोसाइटी है हिंदुस्तान की, उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हैं। एस्थेटिक सर्जरी, जो जिसको हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं और काफी लोग प्लास्टिक सर्जरी को इससे जोड़ते हैं, उसकी भी ये बहुत अग्रिम मेंबर रही हैं और काफी कुछ इन्होंने इसमें काम किया है। तो साथ में इनका एक फाउंडेशन है जिसकी ये सेक्रेटरी है, स्नेस पर सोसाइटी एनजीओ है। और ये एनजीओ भी एक बहुत ही खास चीज है जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये बर्न सर्वाइवर, जो कि बर्न से होने वाले इलाज, जैसे हम लोग एज डॉक्टर्स जनरली बर्न पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, और एक ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट जो अपने घर चले जाते हैं, फिर सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट होंगे, हो पाते नहीं पाते, कई हम लोग कंसल्टेंट उसके बारे में नहीं सोचते हैं। पर मैडम ने एक स्टेप आगे जाके उनके बारे में भी सोचा है, और जो ये बर्न सर्वाइवर्स को कैसे रिहेबिलिटेट करना, वापस सोसाइटी में ले जाना और वापस उनको काम देना, कैसे वो सोसाइटी में जाएं, उस पर ये एनजीओ काम करता है।
और कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस जो हमारी बर्न एसोसिएशन की थी वो वहां पर ऑर्गेनाइज करी है गुवाहाटी में, फर्स्ट टाइम, जो कि हम सबने अटेंड करी है। तो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं प्रोफेसर सीमा रेखा देवी मैम को, जो कि आज हम लोग को बताएंगी कि जब सर्दियों के समय में जैसे लोग जल जाते हैं, क्यों जलते हैं, क्या कारण है उसके, उसका बचाव क्या है, और कैसे अगर हो भी गया, अगर बदकिस्मती से कोई जल गया तो उसमें हमें कैसे प्रिवेंशन करना है और कैसे हॉस्पिटल में जाना है, मैडम उसके बारे में बोलेंगी। मैडम प्लीज, आपका स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर अंकुर, एंड सुप्रभात मेरी तरफ से सबको। ये निश्चय ही नेबिकॉन का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, इस मकसद से कि बर्न का अवेयरनेस और प्रिवेंशन सारी रीजन, सारी देश में हम फैलाएं ताकि बर्न इंजरी कम हो। एंड इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ डॉक्टर उपल एंड हिज टीम। दे आर रियली वेरी एफिशिएंट एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। काफी अच्छे से काम कर रहे हैं इन लोग, डॉक्टर वीना, डॉक्टर मानस, आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। एंड सबको मैं आज के प्रोग्राम में उसके बर्न के बारे में बताना चाहती हूँ, जो विंटर, सर्दियों में होने वाली बर्न। सो आई थिंक मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी। हम ऐसे करेंगे कि हम कुछ बात बताएंगे एंड डॉक्टर अंकुर विल बीच में हमसे पूछेंगे जहां भी पूछना है, एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो क्वेश्चंस का आंसर दूं। ठीक है मैम। तो हम सबको पता है बर्न इज ए वेरी डिवास्टेटिंग इंजरी, बहुत ही पेनफुल। ऐसे है कि बर्न के बाद हमारे लाइफ ही पूरे चेंज हो जाते हैं। सो ऐसे बर्न इंजरी जब पेशेंट्स को होते हैं वो बहुत ही दुख के साथ रहते हैं, एंड दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड। पहले तो उनको बिल्कुल एक बड़े से वार्ड के बिल्कुल पिछले हिस्से में रखा जाता था, बट सिनेरियो हैज इम्प्रूव्ड। और अभी तो नेबी इतना कुछ कर रहे हैं कि नाउ सबको यहाँ इंटरेस्ट बढ़ने लगे हैं। ये जले हुए मरीजों को रिकवरी पीरियड बहुत ही लंबा होता है। इट्स अ पेनफुल जर्नी एंड साइकोलॉजिकली भी बहुत ड्रेनिंग है, and they have to go through multiple painful procedures. बहुत सारे ड्रेसिंग्स लगते हैं, ऑपरेशंस लगते हैं। फिर जिसका भी बर्न होता है, अगर वो घर के सदस्य जो काम करने वाले या फैमिली मेन फैमिली मेंबर, देन उसका काम करने का भी जाने का दिक्कत होता है। और अगर ना भी हो, कोई और हो और जले हुए हो उनके फैमिली से, तो भी ऐसा होता है कि वो उनके लिए हॉस्पिटल रहने के बावजूद काम नहीं कर पाते हैं। तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है, वो उसको उठाना भी बहुत मुश्किल है। एंड ऑल्सो बहुत ही ज्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, उसके लिए हाई मॉर्बिडिटी, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहने पड़ते हैं, एंड देन मॉर्टेलिटी, कोई लोग बच भी नहीं सकते। सो इवन ऐसा है कि कभी वो बच गए आफ्टर, आजकल इतने अच्छे ट्रीटमेंट होने लगे हैं, तो फिर भी कुछ स्कार्स, डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटीज ऐसे रह जाते हैं और सोसाइटी में उनका आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये विंटर बर्न्स विंटर में देखा जाता है कि काफी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कुछ तो डॉक्टर उपल ने बताया, जैसे हम लोग यूज करते हैं हॉट वाटर फॉर बर्ड्स, इमर्शन हीटर, गीजर, एंड अपने को गर्म रखने के लिए रूम हीटर, वुडन फायर, कोल फायर, हम बारबेक्यू करते हैं, एंड कैंप फायर, बॉन फायर। सो ये सभी इम्पोर्टेंट कारण है जिसके लिए ये बर्न इंजरी बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं ड्यूरिंग सर्दियों के टाइम में। मैडम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ जी।
ये अभी आप बता रहे थे ये बॉनफायर हीटर, इसमें आजकल जो रूम हीटर्स बहुत लोग यूज करते हैं रात में सोते वक्त, तो इससे कुछ कुछ क्या खतरे कैसे होते हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? रूम हीटर्स जो हम लोग रात में हाँ सोते जी, वक्त हाँ यूज जी, करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कैसे खतरे होते हैं? हाँ, सो ऐसे है कि रूम हीटर बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि एक तरफ के हैं, तरह बहुत तरफ के हैं, जैसे फैन रूम हीटर, कार्बन गैस, हैलोजन, इंफ्रारेड, बाजार में बहुत सारे रूम हीटर्स उपलब्ध है। तो उसके लिए हम जब यूज करते हैं तो उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करना, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए। सो उसको अगर हम फॉलो ना करें, उसका सेफ्टी अगर हम ध्यान में ना रखें तो बर्न हो सकता है। जैसे एक सेफ रूम हीटर मस्ट बी पोर्टेबल, एडजस्टेबल, वेल माउंटेड, उसमें टाइमर भी होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद हम वो हीटर लगा के सो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सारा रात को वैसे ही ऑन रहता है, तो ऐसा दिस इज डेंजरस, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उसमें एक टाइमर भी हो जो एक टाइम वहाँ लगा दे तो फिर टाइम में बंद हो जाए तो शायद वी कैन प्रिवेंट कि बहुत सारे यू नो जैसे बर्न होने से बच सकते हैं। एंड मस्ट बी एनर्जी एफिशिएंट टू। सो क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं रूम हीटर्स यूज करने में? तो वी शुड नॉट कीप इट नियर द डोर्स, डोर के पास या जो वॉकिंग पैसेज है उसमें नहीं रखना चाहिए। प्लेस देम अवे फ्रॉम इन्फ्लेमेबल सरफेस, कोई भी जलने का कुछ भी चीजें हैं तो उसके पास नहीं रखना चाहिए। देन वी शुड नॉट कीप इट नियर चिल्ड्रन, बच्चे और पेट्स, अगर हमारे पास कुत्ते या कोई भी पेट्स है उसके आसपास नहीं रखना चाहिए। Then we should also avoid using room heaters for drying clothes. हम ऐसे देखते हैं कि क्लोथ्स भी हम वही रूम हीटर पे ही सुखाते हैं, सो वो भी कभी नहीं करना चाहिए। एंड मस्ट बी kept away from water. As we know, हमें पता है कि पानी बहुत अच्छा गुड कंडक्टर करंट का, सो वो भी पानी से दूर रहना चाहिए। I hope I have answered your question. हाँ मैडम, एक चीज और पूछनी थी कि आजकल एक ऑयल वाले हीटर्स बहुत आ गए हैं पब्लिक में, बहुत काफी लोग यूज करने लगे हैं ऑयल बेस्ड हीटर्स। इसके बारे में कुछ आइडिया है जिसमें कि ये फैन और वो नहीं होते हैं? I think oil is another dangerous thing, हाँ you know, वही it burns हाँ easily. So इसीलिए काफी दुर्घटना देखे हैं कि ये होने लगते हैं. So we must be careful in using all the safety measures. उसमें जरूर रखना चाहिए क्योंकि ऑयल इवन वाटर से भी ज्यादा बहुत ही जलने वाली चीज है, inflammable है. So I think we should be careful about that in using that. मैडम आपने तो हम लोग को बता दिया कि कैसे ये हीटर्स खतरनाक है और कैसे हम लोग को इससे बच के रहना चाहिए और प्रॉपर यूज करना चाहिए। पर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए और किसी को लगे कि आग जल जाए या किसी को इंजरी होने लगे, तो क्या तरीके रखने चाहिए कमरे में, जैसे कि हमें ये रूम के अंदर क्या और प्रिकॉशंस रखने चाहिए या ताकि हमें ये इंजरीज ना हो? और कैसे हम पता करें कि हमें ये हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब हमें कैसे पता लगता है? एक आम आदमी को कमरे में जो रात में सो रहा है उसमें क्या चीज को पता लगनी, कैसे पता लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन वजह से? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हमें बहुत लोगों को पता नहीं है कि रूम हीटर बर्न्स ऑक्सीजन, और सो ऑक्सीजन कम हो जाते हैं रूम में और इससे ह्यूमिडिटी भी कम हो जाते हैं। सो इससे ऑक्सीजन ड्रॉप होने के बावजूद पेशेंट को सफोकेशन हो सकता है। सो कभी भी अगर ऐसे हीटर यूज करे तो एटलीस्ट खिड़की थोड़ी सी खुली रखनी चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो, कुछ भी बाहर का फ्रेश एयर अंदर आए।
So it is not safe to leave space room heaters on all night. पूरी रात उसको लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो बहुत डेंजरस केमिकल है. सो ये अगर हम सफोकेटिंग फील करें और अगर बंद कमरे में सारी रात रहे तो ये पॉइजनिंग स्लोली हो सकता है. और अगर हर दिन हर रात को यूज करे और फायर भी जल भी सकते हैं, और स्किन हमारे ह्यूमिडिटी कम होने का कारण ड्राई हो जाता है. सो कभी कभी मरीज ऐसे बोलते हैं कि वो सफोकेटिंग फील करते हैं, स्लीपीनेस, उसको बहुत नींद आती रहती है, और फिर नोजिया, हेडेक. सो हमें इसके लिए सजग रहना चाहिए और कभी भी पूरी रात को हीटर लगा के सोना नहीं चाहिए. ये बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने कि रात भर हीटर लगा के जो लोग सो जाते हैं सुबह तक, तो ये चीज को बचा के रखना चाहिए. कुछ समय के लिए हीटर चलाना चाहिए और जब एक टेम्परेचर हो जाए तो हम लोग को वो हीटर बंद कर देना चाहिए. ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है. और इसके अलावा मैडम, जैसे हीटर ये सब ये बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, तो क्या इन बिजली से भी कुछ खतरा हो सकता है रात में सोते वक्त? उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हम लोग को लेने चाहिए क्या? हाँ जी, ऐसा है कि वो हीटर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है. सो हमें ये मालूम है. सो अगर ऐसा कुछ हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा, कभी ऐसा हो सकता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले ही हमें करना है कि वो स्विच ऑफ करना चाहिए. व्हेनेवर पॉसिबल उसको पहले ऑफ करना चाहिए. कभी भी खुद जाके उसको हेल्प के लिए उसको टच नहीं करना चाहिए इमीडिएटली. पहले उसको स्विच ऑफ करने के बाद ही उनको टच करना चाहिए, उनके हेल्प के लिए जाना चाहिए. और फर्स्ट एड उनको, अगर उनको मालूम है कि फर्स्ट एड कैसे देना है तो खुद दे. जैसे पेशेंट को बहुत दूर तक फैला सकते हैं, और फिर देयर कुड बी डेंजर. पेशेंट का रिस्पांस नहीं, पेशेंट थोड़ा सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो सकता है. इमीडिएटली हेल्प के लिए आवाज देना चाहिए और देखना चाहिए कि पेशेंट सांस ले रहे हैं कि नहीं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं. अगर उनको मालूम है कैसे सीपीआर देना है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो वो ट्राई करना चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत ही कम होता है ऐसे इलेक्ट्रिकल बर्न एक्सीडेंट में. और हेल्प के लिए आवाज देने से उसको खुद भी कोशिश करना चाहिए कि वो खुद भी हेल्प कर सके, बट आफ्टर पुटिंग द स्विच ऑफ. सो फर्स्ट एड उनको ही देना चाहिए जिसको कुछ ट्रेनिंग हो उसमें. ठीक है मैम, ये तो अच्छी बात है. और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं मैडम? सो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या साइंस है कि है ना, सेफ्टी के लिए कुछ डेंजर है क्या. सो सजग रहना चाहिए. और फिर मस्ट यूज द राइट इक्विपमेंट. वो जो अच्छी इक्विपमेंट है, इसका पैसा कम है तो ये कम पैसे वाली हीटर खरीदे, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो हमें जो राइट विथ ISI मार्क भी होना चाहिए वहाँ. सो अच्छी इक्विपमेंट खरीदना चाहिए और हमें कैसे उसको यूज करना है, वो ऑपरेशन मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ के उसको देखना चाहिए कि उसको यूज कैसे किया जाता है. वी शुड नॉट टच एनी लीड्स. उसका जो लीड्स, फ्यूजेस, सर्क्यूट जो है उसको नहीं टच करना चाहिए. और अगर कुछ भी गड़बड़ उनको मालूम हो तो उनको ट्रेन पर्सनल बुला के उसका ये मेंटेनेंस के लिए बुला के उनको ठीक करना चाहिए बिफोर यूजिंग इट. ये बहुत अच्छी बात बताई मैडम, क्योंकि कई लोग जो है सस्ते के चक्कर में कभी सब स्टैंडर्ड चीजें ले आते हैं घर पे और फिर उसको यूज करने लगते हैं और फिर उसी से ये सब खतरे पैदा होते हैं. तो प्रॉपर जैसा आपने बताया कि एक अच्छा मटेरियल जैसे ISI मार्क और इस तरह की चीजें देख के प्रॉपर सर्टिफाइड मटेरियल ही लेना चाहिए, और इस तरह के इक्विपमेंट से ही हम लोग बच सकते हैं. सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट खतरनाक है. तो हाँ. अगर मैडम, अगर ये है कि किसी को हो जाए इस तरह की इंजरी, फिर भी इतने प्रिकॉशंस के बाद, तो
खासकर बिजली करंट वगैरह लग जाए, तो इसमें इनिशियल घर पे जैसे आपने बताया स्विच ऑफ करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। इसके अलावा छोटा मोटा क्या फर्स्ट एड ये लोग घर पे कर सकते हैं जिसके बाद पेशेंट को अल्टीमेटली हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होते हैं जब एक पेशेंट का बर्न इंजरी होता है। सो पहले ही हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि ऐसे ऐसे में बर्न हो सकता है। अगर हुआ भी तो उसको हम प्रिवेंट ना होने के लिए हम कैसे प्रिवेंट करें, तो हमें सचेत रहना चाहिए और उसको करना चाहिए। सो अगर कैसे भी बर्न हुआ घर में, जैसे आप किचन्स में देखते हैं ना, इट्स अ कोजी कॉर्नर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो है मैडम। हमारे हाँ बहुत जी। सारे व्यूअर्स इससे अपने को रिलेट करते होंगे कि किचन छोटा सा कोने का एरिया है जहां पर नीचे बैठ के कुकिंग हो रही है और बहुत सारे घर के लोग वहीं पर खाना खाते हैं। तो ये मुझे आप जैसे अभी तक आपने बताया है उससे देख के लगता है कि ये बिल्कुल पोटेंशियल डिजास्टर एरिया की तरह से है या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैडम थोड़ा हम लोग को आप इनलाइटन करिए कि इसमें कैसे हम लोग को बचाव करना है और आगे क्या करना होगा ताकि ये सब इंजरीज हमें ना हो। पहले तो घर में हम जब खाना बनाते हैं, ये तो सीन है हमारे विलेज के घरों में, गांव में या छोटे शहर में ऐसे ही खाना पकाते हैं। बट आजकल तो कुछ बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म में भी बनाने लगे हैं। बट अगर ऐसे बनाए, हम कोशिश करें कि हम फ्लोइंग ड्रेसेस ऐसे ना पहने, हो सके तो एप्रन पहने या कॉटन कपड़े पहने, सूती कपड़े, ना कि सिंथेटिक कपड़े पहने। और बच्चों को वहां आसपास खेलने के लिए मना करे, क्योंकि वो जलते हुए वो जो स्टोव्स वगैरह है एंड उसमें जो ईंधन यूज करते हैं जैसे केरोसिन वगैरह, वो कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकते हैं। तो फिर इसलिए हमें सजग रहना चाहिए और चिल्ड्रन को आसपास नहीं आना चाहिए। तो फिर अगर जले तो उस पास में साथ में हम एक बकेट ऑफ वाटर, किचन में तो हम जब काम करते हैं पानी तो साथ में होते ही है, अगर नल से पानी यूज करते हैं, नहीं तो हमारे एक बकेट ऑफ वाटर, उसमें बकेट में रखते हैं पानी। सो अगर कहीं कहीं जल गया, तो थोड़ा सा भी जल गया तो हम वो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमने गैस यूज किया है तो गैस का भी हम इमीडिएटली वी शुड टेक ऑल द केयर। गैस का जो पाइप है उसका लीकेज ना हो तो उसको चेक करना चाहिए। और फिर उसका नॉब बंद करना चाहिए। एंड कैंडल्स आर अनसेफ, वो कभी भी गिर सकते हैं कैंडल्स। कोई भी बच्चे खेलते हुए धक्का लगने से टेबल के ऊपर रखे हुए कैंडल नीचे गिर के जल सकते हैं। सो उसको भी हम बहुत सेफली और कोई भी बर्निंग स्टोव के पास यूज नहीं करना चाहिए। सो एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने पास इमरजेंसी फोन नंबर्स रखना चाहिए। इसके इलाज के लिए हम अपने घरेलू नुस्खे जो करें, कहीं कहीं ऐसे देखते हैं कि हम हल्दी, टूथपेस्ट, कोलगेट, कोई भी कुछ भी लगा देते हैं। ये लगाने की जरूरी नहीं है, उसको पानी से बुझा दे और उसके बाद हम इमरजेंसी कॉल करें, उसको अच्छे से ढक दे साफ सुथरे कपड़े से। एंड उसको हम अगर ज्यादा बर्न है, छोटे बर्न है तो हम आसपास के डिस्पेंसरी, और ज्यादा बर्न हो तो हम कहीं बड़े हॉस्पिटल में उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं और करना चाहिए। ये मैडम आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये टूथपेस्ट और हल्दी जो है ये सब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में, सोसाइटी में ये एक चलन है और लोग कभी समझते हैं कि टूथपेस्ट से जो है ठंडक मिलती है और उससे जो है हीलिंग अच्छी हो जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये सब चीजों से बचना चाहिए। सो अगर जले भी तो ना हम दौड़ना भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा वो सारी जगह फैल जाएगा। तो हमें स्टॉप ड्रॉप, उसको हम नीचे गिर के हमें पलटना चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो आग बुझ जाए। तो मेन इम्पोर्टेंट कि हम पानी डालना चाहिए।
सो कोई भी नल का पानी, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बर्फ लिए या फ्रिज ढूंढे उससे बर्फ का पानी निकाले, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमें नल का पानी बस प्लेन वाटर हम यूज कर सकते हैं। तो और मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जलने के कुछ समय बाद हमारे ये स्वेलिंग हो जाते हैं, थोड़ा सूजन हो जाते हैं, तो उससे पहले ही अगर कोई बेल्ट, शूज, रिंग्स, बैंगल्स कुछ पहने हुए हैं तो उसको जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बाद में उसका निकालना मुश्किल हो जाएगा सूजन की वजह से। यस मैडम, आजकल हमने देखा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम लोग ने आजकल देखा है कि क्योंकि सर्दियां होती हैं तो लोग आजकल क्या है कि लकड़ी, चारकोल और इस तरह के बॉन फायर इस तरह से जलाते हैं, जिसमें काफी धुआं भी होता है और उससे मतलब सर्दियों में हीट के लिए यूज करते हैं। तो क्या इस धुएं से क्या हम लोग को कोई बहुत नुकसान होता है? पब्लिक ये समझती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये तो सिर्फ हमें हीट मिल रही है तो हम लकड़ी, चारकोल जलाते हैं। तो इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि इस धुएं से क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि छोटे घरों में या गांव में स्पेशली, या छोटे शहरों में भी, इवन इन द लार्जर सिटीज आल्सो, इन द स्लम्स एंड ऑल, वी यूजुअली यूज, हम वुड हीटर्स यूज करते हैं जो लकड़ी जलाते हैं। तो फिर वहां से काफी स्मोक होता है। तो लकड़ी ऐसे हमें यूज करना चाहिए जो वेट ना हो, जो ड्राई लकड़ी हो, सूखा हुआ लकड़ी हो, उसको ही यूज करना चाहिए ताकि स्मोक कम हो। और ऐसा है कि ऐसे बोलते हैं कि हर दिन अगर हम वो लकड़ी जलाए घर में, इट्स लाइक हैविंग अ स्मोकर, जैसे एक स्मोकर हमारे घर में है, वो हर टाइम में जलता रहता है, हर टाइम, हर दिन, हर रात को। तो वो काफी ही प्रॉब्लम कर सकते हैं स्मोक से ही। अगर जले भी ना, बट स्मोक से ही, काफी धुआं से काफी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ये टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बेंजीन वगैरह वगैरह। तो इससे हमें, हमारे फेफड़े को काफी नुकसान पहुंच सकते हैं। स्पेशली अगर हमें किसी को अगर लंग डिजीज है, फेफड़े की कोई डिजीज है, और बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला, और ओल्डर एडल्ट्स और चिल्ड्रन, बच्चे, सबके लिए बहुत ही स्मोक हानिकारक है। उससे आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि उससे, उसकी इनहेलेशन की वजह से हमारा सांस लेने का नली बहुत ही छोटा पड़ जाता है इडिमा के कारण। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें धुआं के कारण हमारा क्या नुकसान हो रहा है? बिकॉज इट इज क्रिटिकल एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सो हमें अगर ऐसे कोई आ गया हमारे पास और हमने देखा कि ऐसे कुछ हमारे आसपास में हो रहा है, तो हमें पता लगाना चाहिए कि वो अगर बंद कमरे में हो, और उनको अगर हम देखें अच्छे से, तो उसमें अगर फेशियल बर्न, मुंह में कोई बर्न है, उसके ऑरल कैविटी में नेजल म्यूकोसा बर्न, और सिंजिंग ऑफ द हेयर, नाक के जो हेयर है या आईब्रो, उसमें जले हुए निशानी है, then there is soot hair and the oropharynx, or there could be obstruction, के सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो confused होता है, and पूरा conscious है लेकिन वो confused है, जैसे उसके ब्रेन में ऑक्सीजन के सप्लाई ही कम हो गए हैं, तो वो confused रहता है। and तो हमें सस्पिशन होना चाहिए कि शायद इनका अभी सांस के नली में जलन हुआ है, and we must take him to the hospital immediately and give him the immediate care. So ऐसे है कि कभी-कभी किसी घरों में फर्नेस में जैसे लकड़ी जलाते हैं, अगर वो उससे धुआं या स्मोक निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो भी बहुत ही हानिकारक है। सो हमें कैसे पता लगेगा कि उस हाउस में, उस फर्नेस से
कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रहा है तो हमें ये कुछ देखना चाहिए, जैसे वो ब्राउनिश येलो कलर के स्टेन्स है अराउंड द लीकिंग एरिया, जहां से लीक हो रहे हैं तो वहां ये स्टेन होते हैं। और ये एयर का वो जो हवा का कुछ अलग सा ही स्मेल होता है। सो उस स्मेल से भी पता लगे कि समथिंग इज नॉट राइट, तो कुछ तो गलत है उसमें। वो एयर जो नॉर्मल है वो वैसा नहीं है, वो कुछ स्मेल, खराब सा स्मेल आ रहा है। तो ये हमें इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो हमें ऐसा अगर वो कंटिन्यू रहे तो हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉमन हीटिंग मिस्टेक इनवाइट्स साइलेंट किलर इनटू योर होम। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रेगुलरली अगर हम इनहेल करें तो इट्स ए साइलेंट किलर। स्लोली स्लोली आपको डेथ की तरफ ले जा सकते हैं, बिकॉज वो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आपको इमीडिएटली उसमें रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपको पता लगे कि ये शायद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो वी मस्ट टेक केयर। एंड इससे, क्योंकि वो सांस के नली का हाई टेम्परेचर गैसेस, अगर हम बंद कमरे में, हमारा वो जले हुए कमरे में हम है बंद कमरे में, तो वो उसका जो हाई टेम्परेचर गैस निकलता है उससे हमारे सांस नली के अंदर भी जलन हो सकता है। और उससे वो फायर के जो बाय प्रोडक्ट्स है वो मैटर भी वो डिपोजिशन वहाँ लग जाते हैं, और उससे हमें सांस लेने में तकलीफ, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो टॉक्सिसिटी है वो पूरे हर सारे सिस्टम में फैल जाते हैं। सो उसका मैडम एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर कोई जना घर पे है और इस तरह की इंजरी सस्पेक्ट कर रहा है तो घर वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस कमरे में जाके उसके क्या करना चाहिए ताकि उसको वो बचा सकें? थोड़ा सा क्या इनिशियल करना चाहिए? ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ पता लगे, इमीडिएटली पेशेंट को वहां से निकलना चाहिए व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। पहले तो प्रिवेंशन तो जरूरी है, अगर फिर भी हुआ तो हमें उस जगह से उनको इमीडिएटली निकलना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि उसका क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। अगर सांस लेने में बहुत ही तकलीफ है तो वहाँ हमें कुछ करना मुश्किल होगा, तो इमीडिएटली उसके इमीडिएटली ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो अगर हो सकते हैं कुछ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या कुछ सीपीआर अगर प्रोविजन हो तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो उसको हॉस्पिटल में इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए, क्यों, ताकि उनको हम बचा सके, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। क्योंकि इसका मतलब हम ये समझ आता है कि हमें जनरल पब्लिक को बताना है कि ये धुएं से जो जलने वाली बीमारी है इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, इसको एक्चुअली सीरियसली लें, और जरा सा भी सस्पिशन हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो पेशेंट का बचना बेहतर हो जाता है, बेहतर होगा। हाँ जी। एक मैडम हम लोग ने सुना है, हम लोग अपने स्कूल डेज में पढ़ते रहे कि ये कांगड़ी के बारे में, कांगड़ी बड़ा फेमस है कि जो बहुत सर्दियों वाली जगह जैसे कश्मीर वगैरह में वो कपड़ों के अंदर एक इस तरह की वो अंगीठी टाइप की रख के लोग रखते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो इसके बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि जैसे लोग जो है अपने कपड़ों में अंगीठी वगैरह रख लेते हैं, तो क्या ये डेंजरस है या ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है? ये हमारे कश्मीर रीजन में ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही ठंड की वजह से, ताकि उनका शरीर हर टाइम में गर्म रहे। बट देन दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो जो है ये बहुत दिन पुराने से ये चल रहे हैं। सो वहाँ वो जो है कंगरी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कंगरी ऐसे होते हैं, तो उसमें वो जले हुए एम्बर जो रखते हैं तो उसको बहुत देर तक जलते रहते हैं, अप टू 9 आवर्स, 9 घंटे तक वो जलते रहते हैं। तो फिर उसको अगर अपनी स्किन से चिपक के कपड़े के अंदर उसको रखे तो वो हर टाइम वो गर्मी की वजह से हमारे स्किन को धीरे धीरे जल सकते हैं, और उसके बाद उसमें अगर घाव हुआ तो ये घाव कैंसर में बदल सकते हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे
तरीका हम ना अपनाए और ये कंघी हम ना यूज करें, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहां वो कंघी बर्न की वजह से उनका ये कैंसर भी हुआ है। सो हमें इसका पता होना चाहिए और इसको जितना भी हो सके हम यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कैंप्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, काफी कोई बॉन फायर वगैरह यूज करते हैं ओपन में, तो उसमें भी क्या कुछ खतरे हो सकते हैं जलने के? खासकर सर्दियों में हम लोग पार्टीज वगैरह में बॉन फायर वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या बचाव के कोई तरीके हैं? हाँ जी, आजकल तो स्पेशली अभी सर्दी होने लगे हैं तो फिर क्वाइट कॉमन, दो कोविड की वजह से लोग ज्यादा कैंप फायर अभी नहीं करते हैं, बट फिर भी दिस इज ए वेरी कॉमन थिंग। तो कैंप फायर में हम एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो फिर तब भूल जाते हैं कि उसका हम सेफ्टी मेजर्स अपनाए या ना अपनाए, ये हम भूल जाते हैं। तो ऐसे होते हैं कि कैंप फायर करने के बाद जब पार्टी खत्म होती है तो फिर हम वहां से निकल जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। उसको लगे हुए जो गर्म अंगीठे हैं और गर्म जो यहाँ वहाँ ये है लॉग है जो हाफ बर्न है, वो जले हुए हैं, और राख जो है वो गर्म होते हैं, तो उसको बिना कुछ किए हम वैसे ही निकल जाते हैं। सो भगवान ना करे अगर ऐसी जगह में कोई चिल्ड्रन नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग आके वहाँ खेलने लगे, तो कभी ऐसे हो जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे बच्चे वहाँ अपना हाथ डाल देते हैं और जल जाते हैं, क्योंकि बाहर से लगता है कि आग पूरा बुझ गया, बट देन अंदर ही अंदर उसका वो गर्मी रहती है और जो अंगीठे हैं और जो राख है वो काफी गर्म रहता है, एंड देन वो अगर उसे हाथ घुसा दे तो फिर वो कभी भी जल सकते हैं। तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर हम कैंप फायर करें, उसमें आनंद ले, तो उसके बाद उसको हम पानी से बुझा के ही वापस आना चाहिए। उसको वैसे ही कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से कभी उसका एक पार्ट अगर ज्यादा जले और साथ में अगर ड्राई लीव्स अगर गिरे हुए हैं फॉरेस्ट एरिया में या ऐसे एरिया में ज्यादा कुछ और इन्फ्लेमेबल चीजें हैं, तो काफी बड़ा वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, फायर एक्सीडेंट। मैडम, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास ऑडियंस की तरफ से कि जैसे हम लोग कांगड़ी बर्न अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बिहार में भी ऐसा ही एक ट्रेडिशन है जिसको बोरसी कहते हैं, जो कि खाट के नीचे रख दी जाती है। जब सो रहे होते हैं तो खाट के नीचे कमरे में रख दी जाती है। तो उसके भी कोई प्रिकॉशंस, मुझे लगता है कि सेम प्रिकॉशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वगैरह के होंगे वही होने चाहिए। हाँ, एक तो है कि वो डायरेक्ट काट है, वो तो लकड़ी है, तो फिर उसके नीचे अगर रखे तो फिर हवा या कुछ दुर्घटना के कारण वो भी गिर के जल सकते हैं, उसमें आग लग सकते हैं। वो लकड़ी के बिस्तर जहाँ सोए हुए हैं वहां भी बहुत जल्दी आग लगने की संभावना है। और उसके अलावा अगर धीरे धीरे जल रहे हैं, लोग को पता भी ना लगे, डीप स्लीप में है कि जल रहे हैं, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक के हो जाने के कारण वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकता है। आई थिंक हमने कभी एक ऐसा बात सुना भी था कि उसमें कुछ जले हुए अंगीठे और ऐसा कुछ था, उसमें ज्यादा कुछ स्मोक था। सो दो जने सो रहे थे और सुबह उनको मरा हुआ पाया, बिकॉज द होल नाइट उनका वो पॉइजनिंग होता रहा, वो जला नहीं था, लेकिन इट वाज इनहेलेशन बर्न, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से ही उन लोगों का डेथ हुआ। तो इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रात में सोते वक्त इस तरह की चीजें कमरों में ना रखें, और अगर रखना भी पड़ रहा है तो उसमें कोई वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए ताकि धुआं बाहर आता है। जरूर खिड़की एटलीस्ट थोड़ी सी खुली होना चाहिए, तो ताकि वो उससे फ्रेश हवा आए, और पूरा बंद कमरा नहीं होना चाहिए जहाँ ये पॉइजनिंग ज्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा फैले।
तो यहाँ और एक मैं बताना चाहती हूँ, ये बॉनफायर जो होता है अभी वो 31 दिसंबर के बाद भी काफी सारे बॉनफायर बर्न्स आते हैं हमारे पास। जैसे एक मेरे पास पेशेंट आया था, वो 2008 में ही वो अपने मुंह से अपने पास ये भेजा कि उसका कहानी बताने के लिए, बिकॉज वो सबको बताना चाहते हैं कि बॉनफायर उसने बैठ के अपनी फैमिली के साथ पूरे आनंद के साथ वहाँ टाइम बिताए, बट उसके बाद उसका क्या हुआ, कितना सफर किया वो बर्न के बाद, तो वो लोग तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग को पता लगे कि हाउ दे शुड बी केयरफुल, कितना केयरफुल होना चाहिए। जैसे वो बता रहे हैं कि वो उसका आग पीछे से पकड़ा गया था क्योंकि वो पीठ पीछे बैठा था। ही वाज ए क्लास 12 स्टूडेंट एंड उसका पढ़ाई चल रहा था, उसके कारण उसका थोड़ा बैक में दर्द हो रहा था, तो वो ऐसे पीठ को गर्म करने के लिए वो पीठ पीछे वो आग के पास बैठा हुआ था। और उसने बोला कि एक मिनट के वो उसका कपड़ा भी था सिंथेटिक का, और उसके 1 मिनट के भीतर ही उसके जलने के बाद उसके ऊपरी अंगों और छाती जो उसका जो हैंड्स या ये थे, लेग्स थे, सब में वो फैल गया, बिकॉज वो सिंथेटिक पूर्ण आस्तीन टी शर्ट पहने हुए थे, सो जो गहराई से उसके बदन से चिपका हुआ था। तो उसका 55% बर्न हो गया और वो बहुत दिन हॉस्पिटल में रहा, और उसके बहुत दिन के बाद ही उसका बहुत सारे सर्जरी के बाद, बहुत दुख सहने के बाद उसका ऑपरेशन के बाद उसका ठीक हुआ। एंड बट उसने पूरा 1 साल लॉस किया, और उसने एग्जाम उसको 1 साल के बाद ही वो दिया। बट अभी वो हमारे स्नेह स्पर्श के अंदर वो काम कर रहे हैं। ही इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ स्नेह स्पर्श एंड ही इज रिहेबिलिटेटेड एंड ही हैज बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट हिमसेल्फ। वो बर्न पेशेंट को अभी हेल्प करते हैं। सो सब लोगों को पता लगना चाहिए कि bonfire can be so dangerous if you are not careful। आनंद करो, लेकिन आप ध्यान रखो कि आप सचेत रहे और फिर आप अपना ख्याल रखें। मैं यही बोलना चाहती हूँ आखिरी में कि से नो टू बर्न्स। ये जलन की समस्या बहुत ही बड़ी है। जिसको एक बार जले उनको ही पता लगता है कि वो जलन का कितना पेनफुल है और कितना लंबी उसका ट्रीटमेंट है। सो बी केयरफुल, लाइफ इज नॉट ए गेम। ये कोई लाइफ हमारे बहुत मिला है हमें, ये लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट्स वेरी प्रेशियस। हमारे लिए ये लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। तो हमें कभी पता लगेगा, इट डॉन्स ऑन यू वन डे हाउ प्रेशियस योर लाइफ इज, हम कितना प्रेशियस है। एंड you should not take it for granted and should not let any others to cause any amount of suffering ever। So आप अपने ख्याल रखें, कभी भी आग से ना खेले। आपके लाइफ बहुत प्रेशियस है, और आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, और कभी बर्न ना होने दे। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को बताई। बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन जिससे कि हम लोग को बहुत फायदा हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे आज लिसनर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को सुना होगा, समझा होगा, और उनको इससे बहुत बहुत ज़्यादा फायदा लगा होगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कैसे हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए, खिड़की थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर सर्दियों में ये हमारे लिए नेसेसरी होता है। अपने को गर्म रखना, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से आपने बताया, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये चीजें समझ आई होंगी और उन्होंने उसका फायदा उठाया हुआ, और वो इसको चीजों को रखेंगे ताकि वो सेफ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना समय निकाला, हम लोग को इतना समय दिया इतने बिजी शेड्यूल से, उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं वापस हमारी नेवी टीम की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर वीना सिंह,
वो टेक ओवर करेंगी और बताएंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। डॉक्टर वीना प्लीज। Thank you, Dr. Ankur Bhatnagar sir, and Dr. Seema Rekha Devi ma'am. Wonderful talk and a truly interactive session. और जैसा कि आपने बताया मैम कि से नो टू बर्न्स, सो हमारे दर्शकों के लिए ये मैसेज जो है वो बहुत जरूरी है। हम कभी भी सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ये हादसा नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही समझने का है कि एवरीवन इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत सारी जानकारियां मिली, दर्शकों को से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर से आप ये सारी जानकारियां सिर्फ अपने तरफ ना रख करके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हो सके तो जो गांव में आपके रिश्तेदार रहते हैं उन तक पहुंचाएं हमारी बातों को। अभी स्मार्टफोन का जमाना है, फेसबुक पर सभी के अकाउंट हैं और फेसबुक के जो मैसेज बॉक्स हैं उसमें आप अपने क्वेश्चंस कभी भी पुटअप कर सकते हैं, आपके आंसर्स दिए जाएंगे हमारे स्पीकर्स या हमारी पूरी टीम के द्वारा। तो बिल्कुल बेहिचक अपने सवाल उसमें डालें। और हमने इस विषय के जो माइन्यूट एस्पेक्ट्स थे एकदम बारीकी से हर पहलू पर मॉडरेटर और स्पीकर ने इन चीजों को बताया, आपके ध्यान में लाई। तो कृपया इन चीजों को ध्यान रखें, फ्यूचर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कि हम आग से खिलवाड़ करें। तो अब मैं अपने सहयोगी एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राज मानस से अनुरोध करूंगी कि आज की हमारी इस टीम को वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें और अगले विषय का अनाउंसमेंट करते हुए इस सेशन को क्लोज करें। डॉक्टर राज मानस प्लीज। थैंक यू डॉक्टर वीना। सबसे पहले मैं नेशनल बर्न एकेडमी इंडिया की तरफ से मैं अपने आप सभी दर्शकों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आप लोग का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस कार्यक्रम की नींव जो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल ने रखी है और समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, मैं सर का धन्यवाद देता हूं। हमारे दोनों अतिथि डॉक्टर सीमा रेखा देवी मैम एंड डॉक्टर अंकुर भटनागर सर, जो कि रविवार को अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और हमारे कार्यक्रम से जुड़े और जो कुछ भी डिस्कस किया जो हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभान्वित करेगा, मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं। और हमारे सह संचालक डॉक्टर वीना सिंह जो हमेशा अग्रसर रही हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमेशा आगे आके इसको सफल बनाती रही हैं। चौथा हमारा प्रोग्राम है, तो मैं डॉक्टर वीना का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एंड हालांकि हमने इलेक्ट्रिक बर्न के बारे में कुछ डिस्कस किया आज, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो कि 2 हफ्ते के बाद होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक बर्न से बचाव और उसका प्राइमरी मैनेजमेंट। And I wish that whatever we have discussed, we will follow all the precautions. We will take all the precautions, and we will help in decreasing the mortality and morbidity of burn. So thank you all. Have a good day. नमस्कार। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. नमस्कार।